हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो देखिए, जब हम आज की दोनों न्यूज़पेपर्स कवर कर लेंगे तो हम संडे के भी जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड में, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल किया जाएगा। और साथ ही में आप जानते हैं कि चैनल पे जनवरी मंथ के विजन आईएएस के इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसकी वीडियो अपलोड हो गई है। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इनफैक्ट उसमें दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एनपीएस और साथ ही में एक है हाउ टू इम्प्रूव आईबीसी। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो मेरे पार्ट पे एक्सप्लेनेशन पेंडिंग है, और इन दोनों पार्ट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो जब कल अपलोड होगी तो उसमें टाइम स्टैम्प अवेलेबल होगा, आप उसके साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, और देखिए, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। आप खुद उसको रियलाइज करेंगे। और जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि जनवरी ऑनवर्ड्स आप पीटी 365 से दिसंबर तक का तो कवर कर लेंगे अपना, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च ये तो मिनिमम है जो आपको पढ़ना ही है, और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट भी है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और साथ ही में आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड जो इवेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी। तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं कि इस बार का जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो बहुत बल्कि है। तो जैसे रिवर्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्या होता है, फिनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर में डिफरेंस क्या है, आईबीसीज के बारे में क्या कहती है, क्रेडिटर इन कंट्रोल वर्सेस डेटर इन पोजेशन मॉडल क्या है आईबीसी रेजोल्यूशन का, स्विच चैलेंज मॉडल क्या है, माइक्रो लोन्स एक्चुअल में होते क्या हैं, आरबीआई ने क्या कहा है, व्हाट आर माइक्रो लोन्स, ठीक है, क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्सेस जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल ऑफ गेटिंग लोन्स, और कैसे दोनों में से बेहतर कौन सा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद पढ़ेंगे तो काफ़ी डॉन्टिंग लग सकती हैं, पर अगर आप वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ उसे कंपेयर करेंगे, आई जेन्युइनली होप कि आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा हर चीज़। ओके, तो देखिए, अगर हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस का शुरुआत करें तो व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स एंड हाउ डू दे फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो देखिए, अब आप जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ह्यूमन ब्रेन्स है ना उसके सामने फीकी पड़ जाती है। ये आप जानते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन मास्टर है अभी भी, और वहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, चैट जीपीटी भी अगर हम कहते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी के आंसर्स दे सकता है, एग्जैक्टली वो आंसर नॉवल आंसर्स बना के दे सकता है, ओरिजिनल एसेज लिख के दे सकता है, स्टोरीज लिख के दे सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन उसमें भी आप समझते हैं कि कितना रेपिटेटिव है। आप चैट जीपीटी से 6 तरह की स्टोरीज पूछिए और 6 तरह की स्टोरीज में से आपको एक कुछ सिमिलैरिटी दिख जाएगी, कुछ रेपिटेशन दिख जाएगी, तो मतलब कुछ लिमिट है उसकी, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की कुछ लिमिट नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, तो वो हम यहाँ देखेंगे बायो कंप्यूटर्स के माध्यम से। और साथ ही में ये तो इसका एक एप्लीकेशन होगा ही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस डिलेमा को, कि ह्यूमन ब्रेन को हम क्यों compete नहीं कर पा रहे, साथ ही में बायो कंप्यूटर्स का एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन बोला जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा, एक ह्यूमैनिटेरियन इसका एप्लीकेशन भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं, ठीक है, उस समय आपका जो ब्रेन है, आपके जो न्यूरल फंक्शंस हैं, दे वर्क इन अ कंप्लीट डिफरेंट फैशन। और अगर आपको पता लगाना है कि हेल्दी ब्रेन और उसमें डिफरेंस क्या है, तो यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू से टेस्ट सर्टेन मेडिकेशंस एंड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो इसके लिए क्या किया जाए, ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे हमें उसका उसी चीज का सोल्यूशन मिला है। साइंटिस्ट जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रिसेंटली एक प्लान आउटलाइन किया है कि हम एक रेवोल्यूशनरी न्यू एरिया ऑफ रिसर्च को अब देख रहे हैं, उसमें अपना कदम रख रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस विच एम्स टू क्रिएट बायो कंप्यूटर्स। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह अब ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं, जिससे हम बायो कंप्यूटर्स बनाना चाहते हैं। देखिए, ऑर्गेनॉइड्स आप जानते हैं, जो आप लैब में ऑर्गन्स के मिनी मिनी ऑर्गन्स बनाते हैं, उसे हम ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं लीवर बनता है ताकि हम सारी चीजें टेस्ट कर सकें, उस पर मेडिकेशंस करके देख सकें, ठीक है, तो ये सब कुछ आप जानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम ब्रेन का भी एक मिनी ब्रेन बनाना चाहते हैं, टू बी लाइक
इस चीज के बारे में अगर हम क्लियर रहें, हियर ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन द लैब आर कपल्ड टू द रियल वर्ल्ड सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए हम क्या चाहते हैं कि अब हमारा ब्रेन है, राइट अगर उसको कैसे सेंसर मिलता है, कैसे स्टिमुलाई मिलता है बाहर से। अगर आपने अगर मैंने अपना हाथ किसी बहुत गर्म चाय में डाल दिया तो एक रिफ्लेक्स है कि ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन बोलेगा कि नहीं आप उंगली को बाहर निकालिए उसमें से, ठीक है। तो इस तरह की ये स्टिमुलाई है, ये गर्म जो चाय में हाथ डाला गया है दैट इज अ स्टिमुलाई टू माय ब्रेन एंड देन इट हैज रिएक्टेड, रिफ्लेक्स रिएक्शन है ना। तो इस तरह की चीजें कैसे हम बताएं, ऐसी और बहुत सारी चीजें। तो ये जो ऑर्गेनॉइड ब्रेन्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस में भी यही होगा कि इस तरह के स्टिमुलाई भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि अच्छा कैसा आउटपुट निकल रहा है, ऑल ऑफ दैट। ऑलराइट, द साइंटिस्ट एक्सपेक्ट द टेक्नोलॉजी टू हार्नेस द प्रोसेसिंग पावर। वही चीज हम हार्नेस करना चाहते हैं ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को। हम जानना चाहते हैं कि ह्यूमन कॉग्निशन, लर्निंग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सारी चीजों का बेसिस क्या है, इसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, किस तरह से फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स होता है और फिर हम इस तरह का कॉग्निशन अटेन करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग ह्यूमन लर्निंग के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, ओके। तो हमें उस स्तर तक कैसे पहुंचना है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द प्रीमाइस ऑफ दिस टेक, क्या है इस टेक्नोलॉजी का प्रीमाइस। अब देखिए कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स यू वुड एवर कम अक्रॉस, राइट। ट्रेडिशनली जो है रिसर्चर्स उन्होंने रैट के ब्रेन्स को यूज किया है। जब हम बहुत सारे ह्यूमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं उसके लिए हम रैट्स को यूज करते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। माइस, मंकीज, इसी तरह के जो एनिमल्स हैं हम उनको यूज करते हैं, पर ब्रेन को पढ़ने के लिए मंकी, क्योंकि एवोल्यूशन वाला चीज है तो उनको रैट्स को यूज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीज के लिए, लेकिन बहुत सारी और चीजों के लिए मंकीज को यूज करते हैं। यहाँ पे आपको रैट्स वाला, यहाँ पे रैट्स पे फोकस करना है। नाउ इन अ क्वेस्ट टू डेवलप सिस्टम्स दैट आर मोर रेलेवेंट टू ह्यूमंस, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है ना कि रैट के ब्रेन में ऑफ कोर्स अगर उन पे कुछ हम टेस्ट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक लिमिटेशन है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में और रैट के ब्रेन में कुछ सुई जेनरस डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कहीं ऐसे अगर सिस्टम्स को डेवलप करना हो जो ज्यादा रेलेवेंट हो ह्यूमंस के लिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रेन ही बना लेते हैं। हमने 3D प्रिंटिंग की, 3D प्रिंटिंग से आप ब्रेन टिश्यू बना लेंगे लैब में, जिसे हम ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं, जिसे हम मिनी ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है, जिसकी जो साइज होगा वो अप टू 4 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो आप कैसे इसको बनाते हैं, अब आप ये भी जानते हैं 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे आपका प्रिंटर होता है उसमें आप इंक डालते हैं, फिर उसके बाद आपकी वो इंक से छाप के बाहर निकलती हैं सारी चीजें। वैसे ही बायो प्रिंटिंग होती है, पर वहां पे जो इंक होती है वो बायोलॉजिकल इंक होती है। बायोलॉजिकल इंक के में क्या क्या होता होगा, उसमें सेल्स डालते होंगे, उसमें सेल्स के को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से कोलेजन डालते होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज डालते होंगे, राइट, ताकि हम लेयर बाय लेयर हम रखते रहे मशीन ऊपर नीचे हो के हमें अपना ऑर्गन मिल जाए। यही होता है 3D प्रिंटिंग में, ठीक है। तो इससे हमने अपने मिनी ब्रेन्स बना लिए। इसमें क्या यूज किया, ह्यूमन के स्टेम सेल्स यूज किए, क्योंकि स्टेम सेल्स के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे किसने जाकर क्या बनना है, ठीक है। ह्यूमन के जो स्टेम सेल्स हैं वो एम्ब्रियो से भी आप जानते हैं हाउस लेवल पे भी बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसी से हमें पता चलता है किसने क्या बनना है, वो वहीं पे डिटरमाइन हो जाता है। तो इसीलिए एंड इट कैप्चर्स मेनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ अ डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन। हाउएवर द ह्यूमन ब्रेन आल्सो एक्वायर्स वेट। अब देखिए ठीक है हम लैब में ब्रेन तो ऑर्गेनॉइड तो बना लेंगे, लेकिन अब एक असल ह्यूमन ब्रेन के पास स्टिमुलाई होते हैं, इनपुट्स आते हैं, टच, स्मेल, विजन, ये कैसे दें, ठीक है। हम ब्रेन को टच कैसे करवाएं बाहर से, वो कैसे रिएक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लैब में पड़ा हुआ एक पेट्री डिश में पड़ी हुई चीज को हम कैसे बताएंगे, अच्छा आप देख लो यहाँ पे विजन है, वी कैन डू दैट, राइट। और इट्स ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं, क्योंकि और साथ ही में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये प्रॉपर ह्यूमन ब्रेन नहीं होता। ऑर्गेनॉइड में क्या है कि कुछ ब्रेन सेल्स और कुछ न्यूरॉन्स जो बेसिकली बेयर मिनिमम और एसेंशियल फीचर्स परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जो हम हमारा काम कंप्लीट हो जाए, वो होता है इसमें ऑर्गेनॉइड्स में, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन फिर वही चीज है, स्टिमुलाई सेंसर्स कहाँ से लाएं, ठीक है। और साथ ही में एक और प्रॉब्लम है कि जो लैब में बनाया हुआ ब्रेन है इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं है, तो वो ग्रो कैसे करेगा, ओके। और बहुत इस तरह की 2-3 चीजें हैं जो लिमिट कर देती हैं इस लैब ग्रोन ब्रेन को भी, ठीक है। सो हाउ डू वी स्टडी द ब्रेन। रिसेंटली क्या किया है कि साइंटिस्ट ने ट्रांसप्लांट किया है इन इस ह्यूमन ब्रेन को, ये जो हमने कल्चर किया है अभी रैट के
ब्रेन में, ठीक है। सो वी हैव ट्रांसप्लांटेड दीज ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड कल्चर्स इनटू रैट ब्रेन्स, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इस छोटे से बनाए हुए ब्रेन जो हमने अंदर डाल दिया रैट के ब्रेन के, इसने कनेक्शन फॉर्म कर लिया रैट के ब्रेन के साथ। अब रैट के ब्रेन के साथ कनेक्शन फॉर्म कर लिया तो क्या हुआ, जो रैट के ब्रेन को ब्लड मिल रहा है वो उसे भी मिलना शुरू हो गया, ठीक है। उसके पास भी वो सर्कुलेटिंग ब्लड आना शुरू हो गया। तो और साथ ही में सिंस द ऑर्गेनाइज हैड ट्रांसप्लांटेड टू द विजुअल सिस्टम, और साथ ही में क्योंकि अब आपने एक फुल फ्लैश सिस्टम में डाल दिया, राइट, उसको अब क्या है कि अगर आप रैट को कुछ दिखाएंगे, ठीक है, तो फिर वो ब्रेन उसको सेंस करेगा, समझ रहे हैं ना, फुल फंक्शनल सिस्टम हो गया हमारे पास। तो जब रैट को एक लाइट फ्लैश दिखाएगी तो ह्यूमन न्यूरॉन्स, जो हमारे वाले ब्रेन के न्यूरॉन्स जो रैट के ब्रेन में डाला हुआ था, उसके ह्यूमन न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो, उस जो ऑर्गेनॉइड है वो, इट इज फंक्शनली एक्टिव, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि एक्टिव हो सकता है अगर हम रैट के ब्रेन में ऐसे कनेक्शन करके डाल दें। तो ऐसे हम इनपुट भी उनको दे सकते हैं और फिर आउटपुट भी देख सकते हैं कि क्या रियल में फंक्शन कर रहा है। ओके, साइंटिस्ट हैव टाउटेड सच अ सिस्टम एज अ वे टू स्टडी। तो इस तरह से हम डिसीजेस को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे किसी को कोई भी न्यूरोलॉजिकल इस तरह का डिसऑर्डर है, आपने क्या किया, आपने उसी के लिए सेल्स, ठीक है, आपने उसी के सेल से वही जो सही से फंक्शन नहीं कर रहा ना ब्रेन, वही वाला ऑर्गेनॉइड उसका बनाया और आपने रैट के ब्रेन में डाल दिया, ठीक है। और फिर उसको सेंसर्स दिए, जो भी इनपुट्स होते हैं कैसे डिफरेंट कर रहा है, और फिर वैसे ही जो हमने अभी सही सलामत, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वाले ब्रेन को डाला जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो एक दूसरे रैट पे डाल दिया और उसको फिर कंपेयर किया। आपने स्टडी कर लिया कि डिसीजेस को स्टडी कैसे किया, फिर आपने ऑफ कोर्स उसके पे क्या मेडिकेशन, क्या इनपुट्स, क्या किस तरह की एक्सरसाइजेज में भी किस तरह के चेंजेस काम करेंगे और उस डिसीजेस को ठीक करने में, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। However, the human brain organisms are still nested in the, okay, the effects of drugs in this model will have to be interpreted through various behavioral tests in rats, which could be insufficiently representative. Therefore, we need to address the limitations and develop a more human relevant system. What is a new biocomputer? लेकिन अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे भी जो हमने रैट में डाला और ये सब जो हो गया, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी the rat's brain is of course insufficiently representative. completely human relevance हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डाला तो हमने रैट के ब्रेन के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। तो हमें नहीं पता चला ये रैट का ब्रेन कर रहा है उस पर रिएक्ट, क्या हमारा ब्रेन कर रहा है, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो इसको, ये जो छोटी सी एक लिमिटेशन रह गई है, इसको कर्ब करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक नया बायो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया है। अब इसमें रिसर्चर्स क्या करेंगे, दे विल कंबाइन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स विद मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड्स टू क्रिएट बायो कंप्यूटर्स। तो इसमें क्या करेंगे, जो ऑर्गेनॉइड्स उन्होंने बनाए हैं, okay, they will couple it with machine learning by growing the organoids inside flexible structures affixed with multiple electrodes, ठीक है। तो जो आपने ये ऑर्गेनॉइड्स बनाए हैं, आप इसको कहाँ पे ग्रो करेंगे, आप इसको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे एग्जैक्टली ईईजी रीडिंग्स होती है ना ब्रेन की, वैसे वाला सेटअप बनाएंगे, ठीक है। तो इस सेटअप में ही हम क्या करेंगे, हम न्यूरॉन्स कैसे, हम ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई देंगे, जैसे सेंसरी स्टिमुलाई, उसको मिमिक करने की कोशिश करेंगे। जो बाहरी स्टिमुलाई मिलते हैं वो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई हैं, वो उसको मिमिक करेंगे हमारे बाहरी स्टिमुलाई को, और फिर हम देखेंगे कैसे न्यूरॉन फायरिंग हो रही है एंड हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग, और ये सारी चीजें, रिस्पॉन्स पैटर्न क्या है न्यूरॉन्स का, एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर और बायोलॉजी विल देन बी एनालाइज बाय, और फिर ऑफ कोर्स फिर आपने ये देख लिया, फिर उसके बाद में कनेक्ट कहाँ से किया हुआ, मशीन लर्निंग से, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या इफेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर पे या बायोलॉजी, और फिर ये एनालाइज किया जाएगा मशीन लर्निंग टेक्निक से, ताकि हम मशीन लर्निंग को बेसिकली ह्यूमन के लेवल तक लेके जा सकें। अच्छा, ह्यूमन के ब्रेन ने ऐसे रिएक्ट किया, आपके पास ऐसा कुछ आए तो आपने एग्जैक्टली इस लेवल पे रिएक्ट करना है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ब्रेन ऑर्गेनाइज, ओके, पेशेंट डिराइव, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। Brain organoids can also be developed using stem cells from individuals of neurodegenerative or cognitive disorders. This I have told you. Okay. Nothing has been left here. अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, इंडिया होल्ड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। अब हम जानते हैं कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है, इसके चलते हुए ही और रसीना डायलॉग से पहले
इंडिया ने चुपचाप अपना सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स होल्ड कर लिया है। सेकंड क्यों, पहला भी हो चुका है अप्रैल 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, जहाँ पे दुनिया भर के जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रेसीना सिक्योरिटी डायलॉग मार्च 1 को हमने इसे कंडक्ट किया है, जिसमें 26 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन हमने देखी है। ये बहुत सारे रिसोर्सेज से हमें पता चला है। India is trying to make its presence felt in bringing together global intelligence agencies for exchanges on issues of common concern। देखिए, जो काउंटर टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, ट्रैफिकिंग है, इलीगल आर्म्स स्मगलिंग है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबल कंसर्न है, कॉमन कंसर्न है। इंडिया के नॉट, इंडिया इज एटलीस्ट, हम इतना तो हम्बल है, हम समझते हैं हर चीज हम खुद नहीं कर सकते, और ये हर किसी को समझना चाहिए, और इसीलिए हम काफी इन चीजों पे अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं। ऑलमोस्ट हर फोरम पे पिछले 7-8 महीने से हम हर जगह बोल रहे हैं कि देखिए, वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, लेट्स कम टुगेदर। हम अपने यहाँ पे भारत में खोल लेते हैं परमानेंट सेक्रेटेरिएट, लेट अस डू दैट। ओके, तो ये सारी चीजें बातचीत चल रही है। इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन ब्रिंगिंग टुगेदर ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर एक्सचेंजेस ऑन इश्यूज। और तो फाइनली इंडिया क्या है, जैसे कि एस जयशंकर ने बहुत रिसेंटली बोला कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, we are in G20, we are here, we are there, we are everywhere, right? तो इस स्टैचर की जो कंट्री है ना, जिसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया के कोई भी बहुत बड़ा कंसर्न या इवेंट, उसमें इंडिया की प्रेजेंस के बिना या इंडिया की लीडरशिप या इंडिया का कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ भी हो सकता है, एंड दैट्स ट्रू। तो इसीलिए कोई अगर इनिशिएट नहीं कर रहा तो हम कर लेते हैं। इस तरह का ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज का हमने यहाँ पे रसीना सिक्योरिटी डायलॉग कंडक्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है। देखिए, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुआ था ना, जिसमें जॉर्ज सोरोस की हमने कंट्रोवर्सी देखी थी, ठीक है, जिसका 59th एडिशन हुआ था अभी रिसेंटली। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, इनफॉर्मल और ऑल दैट, ठीक है। और साथ ही में जो शांग्रीला, सिंगापुर का शांग्रीला डायलॉग होता है ना, एग्जैक्टली वैसा, उसी के लाइंस पे हमने ये शुरू किया है रसीना सिक्योरिटी डायलॉग। यूएस एब्सेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, US was absent. Okay, although UK था, France था, Japan था, Bahrain था, it was a broad-based discussion and shows the global confidence in India. Definitely, so said an official from one of the participating countries. Sources said, अब देखिए, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA US की, ठीक है, जो उनके डायरेक्टर हैं, he was in India 2 weeks earlier from February 16 to 17. So maybe he had his talk and then went away. Then he traveled to Sri Lanka as well. So on maybe US's part their work is done. तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई। It was conducted by RAW एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो रिपोर्ट करती हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी को। ठीक है, रॉ आप जानते हैं। देखिए, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आई होप आपको डिफरेंस पता है, क्योंकि क्या है ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए थे, उसमें हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो एक जज के खिलाफ जो कैंडिडेट थे उस समय, तो कुछ आईबी ने बताई थी इन्फॉर्मेशन कि हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रही है, और फिर कुछ एक जगह पे इन्फॉर्मेशन थी जो रॉ ने बताई थी। तो आई होप तब भी मैंने आपको समझाया था, जो रॉ है ना वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदर करता है, और जो आईबी है वो इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स गैदर करता है, इंटरनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रॉ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने इसको होल्ड किया था। बाई चांस अगर रसीना सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखा हुआ है, तो गलत है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। तो कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2022, जैसा कि मैंने आपको बताया, अ डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ रसीना डायलॉग। अब रसीना डायलॉग तो आप जानते हैं 2016 में पहली बार इसे कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। रसीना डायलॉग इस जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी पे जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, जियो इकोनॉमिक भी लिखा हो तो वो भी होती है। ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और MEA मिल के करवाते हैं। इसका 8th एडिशन हुआ है अब मार्च 2 से 4 के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है, जब CPR, जिसपे अभी हमने जिनका लाइसेंस सस्पेंड होते देखा हुआ है, राइट, तो बहुत सारे एडिटोरियल्स में ये लिखा है कि एक थिंक टैंक और है ना, ORF,
उसके साथ आप इतनी बड़ी रेसिना डायलॉग कंडक्ट करते हैं, लेकिन एक वो थिंक टैंक है तो उनको हरास क्यों? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि थिंक टैंक्स इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जस्ट लाइक मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. द कॉन्फ्रेंस कम्स अ ईयर आफ्टर द वॉर इन यूक्रेन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड द ग्लोबल अटेंशन फिक्स्ड ऑन इट वाइल इंडिया हैज़ बीन फ्लैगिंग अदर. तो हमने देखिए ऑफकोर्स यूक्रेन के बारे में तो बातचीत की होगी, पर हम अफगानिस्तान के बारे में बातचीत की होगी, और जो भी कंसर्न है काउंटर टेररिज्म के बारे में हमने देखा होगा जो भी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल्दो आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं क्योंकि, लेकिन रघुराम राजन जी ने, जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर है, उन्होंने दोबारा इसका वर्णन किया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का. वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट इट. जो मुझे लगता है कि एक चीज़ आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रीलिम्स की जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही अच्छी है. नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हो जाएगी, मेरे सुनने के बाद हो जाएगी. ठीक है, तो इंडिया क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सेज एक्स RBI चीफ. तो देखिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या? अगर आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस written below, which of the following explanations given below really define हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, तो उसमें अब क्या है, बहुत क्लोज ऑप्शंस बन सकते हैं. एक दो तो रबिश ही बना देंगे जो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं. तो पहली बात तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? इसको कॉइन किया गया था या टर्म किया गया था प्रोफेसर राजकृष्णा द्वारा. आप जानते हैं, आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे. ओके, कब बेसिकली 1978 में इस पर्टिकुलर टर्म को, आप 1970s 80s भी अगर आपको पता है गुड इनफ. ठीक है, तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने बेसिकली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला था, इस टर्म को कॉइन किया था. ठीक है, क्यों? स्लो रेट ऑफ ग्रोथ के लिए. ठीक है, और ये एक्चुअली क्या था कि इंडिया, ऐसा बोला जाता था बहुत लोगों द्वारा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि जो हिंदू है ना शब्द, उससे आता है हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म से हमें पता चलता है कि फेटलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम कंटेंट हैं, हम शायद ग्रो ही इतना कर सकते हैं, मे बी शायद भगवान की देन ही इतनी है कि हम 3% 4%, मे बी दिस इज आर पोटेंशियल, यही हमारा स्कोप है, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये शायद हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है. ये यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो इंडिया की कंटेंटमेंट थी विद इट्स लो रेट ऑफ ग्रोथ, उसको डिपिक्ट करता था. ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, पहले लोग ये कहते थे कि दिस इज कंटेंटनेस पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म एंड ऑल दैट, पर फिर लेटर इकोनॉमिस्ट बाद में जब रिसर्च हुई हमें पता चला कि ये इस वजह से था क्योंकि सोशलिस्ट पॉलिसीज इतनी इंप्लीमेंट की जा रही थी उस समय की सरकारों द्वारा. सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म. अगर हिंदुइज्म से रिलेटेड इसका कुछ होता तो फिर अचानक से हम 8% ग्रो क्यों किए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत ही सिर्फ सोशल पॉलिसीज जो हैं, सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं, जब आप सिर्फ एक्सपेंडिचर ही करते रहेंगे, कैपेसिटी डेवलपमेंट होनी नहीं आपकी, ना ही आपका केपेक्स बढ़ रहा है, तो इस तरह की चीज़ों पे जब कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही तो फिर कहाँ से ग्रोथ होगी? तो स्ट्रक्चर वीक नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. ठीक है, अब देखिए क्या है ना, अब कहीं जो आपकी, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो मैंने भी आपको बताया. तो क्या अगर एक स्टेटमेंट लिखी है स्मॉल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ओके, क्लोज इनफ. स्मॉल ग्रोथ रेट को हम बेसिकली कहते हैं 4% 3% के करीब वाली ग्रोथ, लेकिन देयर इज मोर टू इट. ठीक है, तो अगर ठीक है, स्मॉल ग्रोथ रेट है और पर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं, अगर आपके एक स्टेटमेंट में लिखा है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन को हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन और ग्रोथ दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. हम ग्रो कर रहे हैं पर कम ग्रो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ही स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या है बेसिकली फुल फ्लैश्ड, इसकी डेफिनेशन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की क्या है कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो तो स्लो या लो है ही. ठीक है, और दूसरा यहाँ पे फैक्टर है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लो ग्रोथ, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लो ग्रोथ. पॉइंट नंबर 3, लो पर कैपिटा जीडीपी. लो पर कैपिटा जीडीपी यानी कि आप यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी ले आए. ठीक है, अब आप देखिए अगेन अपने स्टार्टिंग में बढ़ते हैं, क्या सिनेरियो था हमारा उस समय का 1980s में. अगर हम जाएं, इंडिया की जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी इट वाज अराउंड 2% और 2% से ज़्यादा, 1980s की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी 3.5% थी.
ठीक है, पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2% हो रही है, जीडीपी ग्रोथ 3.5% हो रही है, तो हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी थी, केवल 1%। ठीक है, तो इसमें आपको आई होप समझ आ गया कि पर कैपिटा, पर इंसान कितना आ रहा है ग्रोथ, उसको भी हम अकाउंट करते हैं। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। अब देखिए जो हमारे आरबीआई गवर्नर है फॉर्मर, उन्होंने बस एक कॉशन दिया है कि आई एम ऑफ कोर्स अफ्रेड कि इंडिया वाज डेंजरसली क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या हम दोबारा वहीं तो नहीं जा रहे हैं, हमें वी हैव टू लुक अबाउट इट। ठीक है, अब उनका भी उन्होंने रीजंस भी दिए हैं। देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज अनविलिंग टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट कर नहीं रहे। निर्मला सीतारमन जी ने भी तो यही कहा था, उन्होंने कहा था, देखिए आप हनुमान जी याद है आपको, हनुमान जी ने कैसे उनको शक्तियों को याद दिलाना पड़ा था, जामंत जी का एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे ही मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप में बड़ी शक्ति है भारत को ग्रो करवाने की, कम ऑन इन्वेस्ट। तो पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे रघुराम राजन जी का कहना है कि आरबीआई अब रेट्स को हाइक कर रहा है, रेपो रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी कर्व करना है। तो फिर लोन्स तो और महंगे होते जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगी। फिर ग्लोबल ग्रोथ तो बिल्कुल ही बर्बाद है, सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि और वर्सन होना है इसने अभी, है ना। तो इस सारी सिचुएशन में डॉक्टर राजन ये कहते हैं कि कहाँ से मैं देखूँ, वेयर शुड आई लुक फॉर द ग्रोथ मोमेंटम टू कम फ्रॉम, है ना, क्या होगा, कहाँ से ग्रोथ होगी फिर। तो इसीलिए he's साउंडिंग अ नोट ऑफ कॉशन। देखिए ऐसा क्यों अचानक से तो नहीं बोल दिया होगा, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग द लो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स फ्रॉम 1950s to 1980s विच एवरेज अराउंड 4%। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। और अब डॉक्टर राजन ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि सीक्वेंशियल स्लो डाउन दिख रहा है मुझे क्वार्टरली ग्रोथ में। सीक्वेंशियल का मतलब होता है, ऑल्दो देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को, कि इस बार अक्टूबर में दिवाली है, पिछले साल भी अक्टूबर में दिवाली थी, तो पिछले साल वाला जो अक्टूबर वाला क्वार्टर है और इस साल वाला, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दिवाली एक सीजनल फेस्टिवल है और इस सीजन में खर्चा ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है ना, ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए सेम लाइक्स शुड बी कंपेयर, ओके। तो हम ऐसे कंपेयर करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम क्वार्टर वाइज क्वार्टर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है, इन्होंने सीक्वेंशियल ग्रोथ बोला, और कैसे, क्योंकि जो एनएसओ का डेटा आया है लास्ट मंथ, उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि आई एम डेफिनेटली वेरी कंसर्न। तो क्या पता चला है डेटा कि जो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ है, इट शुड हैव स्लोड डाउन टू 4.4% इन द थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर दिसंबर वाला, अगेंस्ट 6.3% ग्रोथ जो हमने सेकंड क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर में देखी थी। ठीक है, तो 6.3% से 4.4%, तो मतलब यहाँ पे हमें सीक्वेंशियल स्लो डाउन दिख रहा है, उनका ये कहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तमिलनाडु गवर्नर अर्जेस माइग्रेंट वर्कर्स नॉट टू फील इनसिक्योर। देखिए यहाँ पे जब गवर्नर के बारे में इतना पढ़ना, पोलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर, दिस दैट, गवर्नर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पढ़ते ही हैं हम, बहुत सारे एडिटोरियल्स भी देखते हैं, और हम इसको डिनाई भी नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं है कि रीसेंट फिनोमिना है, ये तो आज़ादी के कुछ सालों बाद ही शुरू हो गया था और अब भी दिख रहा है हमें, है ना। खैर उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, लेकिन वही जब आप आंसर लिखेंगे तो देखिए जो गवर्नर है ना, बहुत पैसिफिस्ट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो गवर्नर कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। स्टेट में स्टेबिलिटी रखना उनका काम है, स्टेट के लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताना कि दे विल टेक केयर ऑफ यू, डू नॉट वरी, पैसिफाई देम, यानी कि उनके जो मन में इतने ज़्यादा किसी फेक न्यूज़ की वजह से या फिर किसी भी और दिक्कत की वजह से वो परेशान है, तो गवर्नर उन्हें ये दिलासा दिलाते हैं, दिलासा भी नहीं, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि डोंट वरी, यू हैव अ फादर एंड मदर हियर इन द स्टेट। तो यही चीज़ तमिलनाडु गवर्नर ने यहाँ पे की है। जो माइग्रेंट्स हैं, बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स हैं तमिलनाडु के, तो उनको बताया है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल इनसिक्योर फील मत कीजिए, आपके पास तमिलनाडु की सरकार जो है वो आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप जानते हैं, फ्रंट पेज पे भी यही हमने देखा है कि जो तमिलनाडु के बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो नॉर्दर्न स्टेट से आए हैं बहुत सारे, तो वो हिंदी स्पीकिंग है ऑफ कोर्स। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि अटैक्स हो रहे हैं हिंदी स्पीकिंग पीपल पे, तमिलनाडु इज नॉट अ सेफ प्लेस टू वर्क इन एंड ऑल दैट। और लेकिन यहाँ पे देखिए जो उसमें से कौन सी वीडियो सच है कौन सी नहीं, मुझे नहीं पता, पर ऐसी कम से कम 4 वीडियोस निकली हैं जिसमें फैक्ट चेकिंग हुई है और हमें पता चला है
हमें यानी कि न्यूज़ एजेंसीज को पता चला है कि वो एक्चुअल में नाइजीरिया में बेसिकली कोई अटैक वगैरह हुआ तो उसकी वीडियोस अनरिलेटेड वीडियोस उसको सरफेस किया जा रहा है और वो वायरल हो रही है फरवरी मंथ के एंड से। तो वो कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ के बारे में भी पता चला है और आप जानते हैं कि फेक न्यूज़ किस तरह से पैनिक क्रिएट कर सकती है, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो गवर्नर आर एन रवि ऑन संडे लेकिन उन्होंने कहा है लेबरर्स को नॉर्दर्न स्टेट से कि आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। ओके, तमिलनाडु के लोग आर वेरी नाइस एंड दे आर वेरी फ्रेंडली एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू यू गाइस। ओके, तो ये ट्वीट क्यों हुई है? क्योंकि जो र्यूमर्स है हिंदी स्पीकिंग पीपल वर बीइंग अटैक्ड इन द स्टेट। Okay, on Saturday, Chief Minister M.K. Stalin reassured the laborers that they were integral. Of course, yes, they are integral to the development of any state, any migrant worker. And वही M.K. Stalin जी ने भी कहा है that those spreading the rumors were acting against national integrity and a strict legal action would be taken against them. तो ये चीज़ हुई है। खैर यहाँ पे जो बीजेपी के आई थिंक चीफ हैं तमिलनाडु में अन्नामलाई जी, उनके खिलाफ एक केस भी हुआ, वो हम देखेंगे, डू नॉट वरी। चाइना इंक्रीजेज डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट ऑल्दो द रेफरेंस इज नॉट गिवन हियर? अगर आप खुद से आइसोलेशनिस्ट मैनर में भी ये आर्टिकल पढ़ते हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इसको और एनरिच्ड मैनर में पढ़ें तो आपको याद होगा कि जापान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा के बोला है कि हम 2% ऑफ जीडीपी तक कर देंगे, विच इज आपका 1% ऑफ जीडीपी अभी आप डिफेंस पे आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, आपका बजट, आप उसको 2% कर देंगे डायरेक्टली, डबल। ठीक है, तो अब जापान जो एक पैसिफिस्ट नेशन है, जिसके आर्टिकल 9, जिसके संविधान ने खुद पे एक सेल्फ इम्पोज किया हुआ है कि हम कभी वॉर और इस तरह की बातें कभी करेंगे ही नहीं, तो फिर जापान ने कहा देखिए हम मजबूर हो गए हैं। हमें पता चला है यूक्रेन की वॉर के बाद कि जो ऐसे न्यूक्लियर पावर्स होते हैं, जब आपके वो नेबर्स होते हैं और वो बड़ी पावर्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम हैं पैसिफिस्ट, लेकिन फिर ऑफ कोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो लिखा है ना कि जो सरकार है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसे अपने लोगों को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है हर चीज से। तो फिर अगर कल को चाइना हमारे यहाँ पे जो नेबर है वो हमारे साथ कुछ कर दे, जो एक न्यूक्लियर पावर है, एग्रेसिव पावर भी है, वी आर कंपेल्ड टू रेज आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर टू 2% ऑफ जीडीपी। आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, राइट? एंड देन उसके रिटालिएशन में हमने क्या देखा था? चाइना और नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी शुरू कर दी थी आसपास, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ देखते हैं, चाइना भी यही कह रहा है कि हम कंपेल्ड हैं ये करने के लिए, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, पर पता नहीं इनको कौन कंपेल कर रहा है, बट स्टिल चाइना's government on Sunday announced a hike in defense spending by 7.2% to अब बेसिकली 7.2% से बढ़ा देंगे अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को, टोटल हो जाएगा $225 बिलियन 2023 की अगर हम बात करें। क्यों इन्होंने बोला? देखिए कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं and they're rising, so we have to do something about it. Beijing also announced a lower than expected, साथ ही में उन्होंने बोला है कि हम 5% ग्रोथ टारगेट रख रहे हैं अब साल का। इट इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स, पर ये थोड़ा आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि इन्होंने 5.5% टारगेट रखा था इससे पिछले साल का और ग्रो कर पाए वो 3%, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 5% रख लिया इस बार का टारगेट। कहाँ रखा है ये सब कुछ? नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो पार्लियामेंट है, ठीक है, एनुअल सेशन पे उसके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखिए 3% ग्रो इसलिए कर पाया था क्योंकि सिर्फ इतना ही, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी थी जो विड्रॉ कर ली गई है दिसंबर में। ओके, साथ ही में 12 मिलियन नई अर्बन जॉब्स क्रिएट होंगी ऐसा कहा गया है। ठीक है, कांग्रेस में ही, as it will continue to boost strategic high tech industries while diffusing, और साथ ही में उन्होंने बोला है कि हम जो हमें दिक्कतें हैं इकोनॉमिक फिनेंशियल उसको भी सॉल्व करेंगे, डिफ्यूज कर देंगे साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रियल एस्टेट एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि प्रॉपर्टी सेक्टर, जो उनकी पूरी जीडीपी का 25% प्रॉपर्टी से आता है, जो कोलैप्स ही हो गया बिल्कुल। ठीक है, विल डू समथिंग अबाउट इट ऑन संडे। अ ड्राफ्ट बजट presented to the NPC which will be approved during this session proposed a 7.2% hike। अब देखिए डॉलर टर्म्स में तो, अब देखिए यहाँ पे हमें युआन टर्म्स में पता चल रहा है, पर डॉलर टर्म्स में तो ये कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, डिक्लाइंड डॉलर टर्म्स में, $230 बिलियन था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डॉलर
अप्रिशिएट कर गया ना, और युआन डेप्रिशिएट, जैसे भारत की रुपी डेप्रिशिएट किया है तो वो भी डेप्रिशिएट किया होगा. Okay, China's still sizable budget remains around 3 times that of India's, which is something India should be very careful about. हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है कुछ खास, इस बजट में भी नहीं बढ़ा, और बहुत सारे आपने जर्नलिस्ट को देखा इसके बारे में क्रिटिसाइज करते हुए. ठीक है, जब सारी आसपास के हमारे नेबर्स अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, why aren't we doing the same? तो ऑफ कोर्स अब इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रैक्टिकली फीजिबल है नहीं है, वो आप पे छोड़ा जाता है. नीडेड फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड फॉर चाइना टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेजर कंट्री. उन्होंने कहा देखिए हम मेजर कंट्री हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको फुलफिल करना है, साथ ही में कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस जो इमर्ज हो रहे हैं वो भी. और साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि मिलिट्री शुड वर्क टू कैरी आउट मिलिट्री ऑपरेशंस, बूस्ट कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, they tell their military, and enhance military capabilities so as to accomplish tasks entrusted to them by the party and the people. अब देखिए ये तो एक फॉर्मेलिटी है, ये कुछ नहीं होता कांग्रेस में, ये पार्टी का जो असल होता है ना उस पर सब कुछ ले डाउन किया जाता है. देखिए इसको कुछ पॉम्प एंड ग्लैमर भी नहीं मिला जितना हमने अक्टूबर में देखा था, जिसमें शी को अपना 3rd टर्म मिला. Okay, the armed forces should intensify military training and preparedness across the world. ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. अब देखिए एक और इशू, श्रीलंका फिशरमैन फियर्सली अपोज प्रपोजल टू इशू लाइसेंस टू इंडियन फिशरमैन. अब देखिए आप ये जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया और श्रीलंका में एक लॉन्ग टाइम इशू है, बहुत समय से एक इशू है, वो है फिशरमैन इशू. ठीक है, तो हमारे इंडिया के बहुत सारे फिशरमैन हैं, वो बैन होने के बाद भी वो अपना बॉटम ट्रॉलर्स जो हैं लेके बहुत बार श्रीलंका की जो वाटर्स हैं उसमें फिशिंग करते हैं, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर उनको बहुत अरेस्ट भी किया जाता है बहुत बार एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो असल कैच हो पाता है जिससे उनको कुछ मिलेगा, उनके लाइवलीहुड का सवाल है, वो वहीं मिल सकता है, और वो अपनी जान वो गंवाने के लिए भी तैयार है अपना पेट का पालने के लिए. तो ये सब कुछ आप जानते हैं, तो इसीलिए वो मजबूरन वहां जाते हैं. लेकिन जो बॉटम ट्रॉलिंग है वो श्रीलंका के 2017 का एक एक्ट है, वो कम्प्लीटली बैन करता है, क्योंकि बॉटम ट्रॉलिंग ऑफ कोर्स उनका कैच खत्म कर देती है जो श्रीलंका के फिशरमैन का हक है, पर साथ ही में बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खराब है, क्योंकि जब आप एक जाल नीचे फेंकते हैं ओशन के फ्लोर में, तो सिर्फ फिश ही नहीं आती उसमें, सब कुछ जो बहुत प्रेशियस है, स्टोन्स वगैरह बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारी और बायोडाइवर्सिटी जो नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए वो इस तरह से भी गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसीलिए देखिए अब इतना इशू है, और इंडिया और श्रीलंका में इतनी दिक्कतें होती हैं इस चीज़ को लेके, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया. तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S. जयशंकर, उन्होंने कहा देखिए लेट्स बी प्रैक्टिकल, आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए तैयार है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ. सजेशन ये है कि आप क्या कीजिए, जो इंडियन बेसिकली फिशरमैन है उनको लाइसेंस दीजिए. ठीक है, अब देखिए हजारों में, आई थिंक 2 to 3,000 जो इंडियन फिशरमैन है वो रोज उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे श्रीलंकन वाटर्स हैं, बॉटम ट्रॉलर्स लेके. ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या है ना कि आप इनको लाइसेंस दे दीजिए फिशिंग करने का. मतलब ऑफ कोर्स फिर लाइसेंस के लिए आपको क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप अपने फिशरमैन की बेटरमेंट के लिए लगाइएगा. इससे क्या होगा कि इतने केसेस और इतने अरेस्ट और इतना जो फायरिंग इंसिडेंट्स भी हमने देखे वो सब कुछ नहीं होगा, दिक्कतें नहीं होंगी. ठीक है, तो ये इसके बारे में इन्होंने कहा है कि हम सोचेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स जो श्रीलंका के फिशरमैन है, दे नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट, नॉट दैट they hate Indians and they hate Indian fishermen, no they don't. all they are saying is कि इंडिया की और श्रीलंका की दोनों की ही सरकारें हमें बिट्रे करती हैं. ठीक है, उनके वाले कंट्री वाले उनको बिट्रे कर रहे हैं, हमारे वाले कंट्री वाले हमें बिट्रे कर रहे हैं. दे नॉट डूइंग समथिंग सब्सटैंशियल फॉर आवर बेटरमेंट, नॉट एट ऑल, ऐसा उनका कहना है. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी है. अब साथ ही में अगर हम देखें, टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन निप्स कश्मीरी एस्पिरेशन. जब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं फिर भी जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो कितने परसेंटेज ऑफ लुक एट द नंबर ऑफ पासपोर्ट्स इशूड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. तो वेरियस स्टेट्स में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज बेसिकली पासपोर्ट्स इशू हुए हैं. तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर देखें केरला. ठीक है, केरला में 31.6%. यहाँ इट इज़ ऑल्सो डूइंग गुड. हिमाचल, ओके, so this also okay, not Himachal, this is also doing good. जम्मू कश्मीर एंड ये सब आपको पता होना चाहिए. उत्तराखंड वगैरह ये सारा एरिया जो है नॉट रियली गुड. ठीक है,
हिमाचल भी ठीक ठाक ही है, पंजाब इज़ फाइन, पंजाब में तो पासपोर्ट होना ही है पंजाब में तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखिए जो डार्कर जोन्स है ना, ये वाले दे आर ऑल्सो फाइन। तो केरला में बेसिकली आप जानते हैं मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर 7.41%। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि पुलिस वेरिफिकेशन टाइम पे ना होना और ये सारी दिक्कतों की वजह से जो जम्मू कश्मीरी लोगों को बाहर जाना होता है उनको पासपोर्ट इशू नहीं हो पा रहे टाइम पे। आप रीसेंट केसेस जानते हैं, महबूबा मुफ्ती जी और उनकी डॉटर, उनको कैसे पासपोर्ट एंड दे हैव ऑफ कोर्स मूव्ड द कोर्ट। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। इंडियन मैन, अब देखिए, Indian man urinates on co-traveler on New York Delhi flight. This is insane. And a lot of such cases have come up this year. Okay, American Airlines handed over Aryan Vora, 21 साल के ये हैं, किनको हैंड ओवर किया जा रहा है अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा। इनको किनको हैंड ओवर किया गया है? CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को। क्यों? क्योंकि ही allegedly urinated on a male passenger on a flight from New York to Delhi on Saturday. Okay, the Delhi police said they had filed a case against him. The airline cancelled his bookings. Maybe उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए. He was heavily intoxicated and allegedly misbehaved with a woman co-passenger also, almost leaning on her, as the reports tell us. तो ये सारी चीजें, and he almost sat on a little kid. ओके, एक दूसरी सीट पे, बस उनकी मदर ने उनको बचा लिया। तो ऐसे ही तो उधर क्या हुआ था, जो इससे पहले केस देखा था, जो आप इतना ज़्यादा ड्रिंक करके जो होते हैं पैसेंजर्स, तो ऑफ कोर्स समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट। तमिलनाडु बीजेपी चीफ बुक्ड फॉर फॉल्स प्रोपेगेंडा ऑन स्टेट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि जो बीजेपी के लीडर हैं तमिलनाडु से, तो उनके खिलाफ बेसिकली एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस फाइल किया गया है IBC की धाराओं के तहत, क्योंकि उन्होंने फॉल्स मैसेज पोस्ट किया है ऑन सोशल मीडिया दैट प्रमोटेड डिसहार्मनी एंड एनमिटी और फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज। मिस्टर अन्नामलाई, देखिए उन्होंने कहा है कि बेसिकली अपनी ट्वीट्स में मिस्टर अन्नामलाई सेड द DMK MPs व्हाट दे डू इज वो कमेंट्स करते हैं नॉर्दर्न इंडियंस पे, ठीक है। जैसे एक DMK मिनिस्टर पानीपुरी वाला या फिर कोई और DMK के जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि इनको भेज दो वापस। तो इसी वजह से हम आज जो माइग्रेंट्स यहाँ से भाग रहे हैं और पैनिक कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। Regulators' proposal on Rajasthan power lines flouts SC orders, threatens busted. तो देखिए, in a move that helps solar power projects, ठीक है, solar power projects की तो help हो जाएगी राजस्थान में, पर जो efforts हैं, ओके, कि इस रीजन को endangered, इनफैक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सेफ बनाया जाए, तो वो यहाँ पे नहीं होता दिख रहा, उसका कुछ बिल्कुल ही ऑपोजिट। तो इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने प्रपोज किया है कि ओनली वो वाली पावर लाइन्स विच आर बिलो 33 किलो वोल्ट दे नीड टू गो अंडरग्राउंड, ठीक है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बस्टर्ड हैं हैवी, और फिर इतनी पास आ जाते हैं इससे पहले कि वो खुद को शिफ्ट कर सकें दूसरी डायरेक्शन में मूव करने के लिए या फ्लाई करने के लिए, जब तक तो उनका कोलिजन हो जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है वायर के साथ। तो इससे बढ़िया है कि उनको अंडरग्राउंड कर दिया। यही तो कोर्ट की रूलिंग ने भी कहा था। तो अब यहाँ पे केवल इतने ही इस तरह की पावर लाइंस जाएंगी, सारी नहीं जाएंगी, ये अब हमारे पास यहाँ पे पता चला है। The proposal was part of the draft regulations issued on February 1 and open to public comment until March 3. It came against the background of an ongoing case involving the threat to. अब ये सारी चीज़ें आप जानते हैं 2019 में क्या हुआ था, इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में डायरेक्ट किया कि जितनी भी लो वोल्टेज पावर लाइंस हैं in areas demarcated as priority and potential habitats of great Indian bustard, they should be pushed underground, ठीक है। A majority of the power lines from Rajasthan solar projects have a rating of above 33 kV, ठीक है, kV, ठीक है। तो majority जब ऐसी हैं and several such proposed ones are expected to pass through the priority areas, तो priority area से जो पास हो चुकी हैं, अभी है नहीं है पर आने वाली हैं, कितनी सारी ऐसी वायर लाइंस जाने वाली हैं, ठीक है। The court order would have required several existing and proposed lines to move underground, hiking the cost of course, लेकिन feasible भी तो होना चाहिए, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना नहीं लगेगा, ओके। तो बाकी बहुत सारे और इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई हैं वो बस
कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकालने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट कैसे कर सकते हैं बिना एक्चुअली फ्लाउट किए हुए। तो वही सारी द 11 kV लाइंस आर रिलेटिवली लो इन हाइट एंड हैव ऑलरेडी बीन एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कम हाइट की हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन होता होगा सबसे ज़्यादा, वो 11 kV की लाइंस हैं और उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है पहले। इट वाज द हाई टेंशन लाइंस that were problem, and with these regulations virtually all high power lines get passed through. ओके तो सबसे ज़्यादा टेंशन जब उसमें है हाई पावर लाइंस में वो वाले वोल्टेज की, तो बिल्कुल यू गॉटन थ्रू ऑल ऑफ देम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब alright, just let me move on to okay. 9 opposition leaders to PM which hunt agencies misused in Sisodia's arrest. देखिए अब यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल है, बट आपको पता होना चाहिए कई चीज़ें. You don't know what it turns out to be, right? We have known what Mr. Sisodia's case really is. We have, read about it in detail, and then we've also gone through, और भी जो भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि वही उन्होंने यही तो कहा ना, दिस गोज अगेंस्ट माई राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. वो क्या होता है, उसका पास्ट क्या है, सब कुछ हम देख चुके हैं. तो अब देखिए क्या है, जस्ट एक ही हफ्ता हुआ है कि दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है सीबीआई द्वारा एक एक्साइज पॉलिसी केस में, जिसको विड्रॉ भी कर लिया गया है. तो 9 ऑपोजिशन लीडर्स, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी तो हैं ही, उनकी वेस्ट बंगाल काउंटर पार्ट ममता बनर्जी जी भी हैं. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा है और अलीज करते हुए, देखिए ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज का. ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू अग्री दैट सेंट्रल एजेंसीज हैव बीन पॉलिटिसाइज्ड, कुछ भी, ठीक है. तो आपको ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो उसमें लिखनी नहीं है, आप केस लिख सकते हैं रीसेंट एक्साइज पॉलिसी केस, मे बी नॉट इवन दैट, बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंस है कि नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि नहीं है, तो वैसे लिखेंगे आप. The leader said Sisodia's arrest in February 26 over alleged irregularities in the now scrapped excise policy came after a long witch hunt. अब कम से कम 1 साल से पीछे पड़े हुए थे, एंड विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस, और अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला. लेकिन सीबीआई का ये कहना है, और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं. वो कहते हैं मैं क्यों बोलूँ, मैं अपने अगेंस्ट कैसे एविडेंस दूँ, क्योंकि तो मेरा संविधान राइट प्रोवाइड करता है इस चीज़ में, ठीक है. फिर उसके बाद लेकिन सीबीआई कहते हैं लेकिन कुछ तो बोलो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे. तो ये केस बहुत ज़्यादा लंबा, आप समझ रहे हैं कि खिंच चुका है, और इसीलिए द ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन अपीयर्स टू सजेस्ट कि हम ट्रांजिशन कर चुके हैं डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी, ठीक है, कि गिने चुने कुछ लोगों का रूल चलेगा, सबका रूल नहीं. डेमोक्रेसी का मतलब सबका रूल, ऑटोक्रेसी का मतलब कुछ लोगों के पास पावर, ठीक है, और उन्हीं का माइट इज द राइट, उसमें जो भी माइट वाले लोग हैं. The letter stated, adding that the allegations against Sisodia are outrightly baseless and smack of a political conspiracy. Although this is not important, इसमें तेलंगाना चीफ मिनिस्टर भी हैं KCR, और अब आप जानते हैं भारत राष्ट्र समिति उनकी पार्टी है BRS. तो वही सारी चीज़ें. अब देखिए हमें डिस्कस करना है कल के कुछ आर्टिकल्स को, यानी कि संडे के कुछ आर्टिकल्स को, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, United Nations nuclear head meets with Iranians amid enrichment concerns. अब देखिए ईरान क्या अपने यूरेनियम को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तक एनरिच करेगा, नहीं करेगा, ये न्यूक्लियर डिलेमा है, वो सॉल्व ही नहीं होता. इसी वजह से आप जानते हैं कि वियना टॉक्स भी चल रही हैं, जो आई थिंक इट्स बिन लॉन्ग, उस पर हमने कुछ नहीं सुना, वो कहाँ पहुंची हैं वी डोंट नो, ठीक है. तो पर यू वेरी वेल नो कि जैकपोआ क्या था, न्यूक्लियर डील क्या थी 2015 की, फिर ट्रम्प आया, ही वॉकड आउट ऑफ इट, ही वॉकड आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. यू नो वेरी वेल WHO, he walked out of it, he walked out of Paris Agreement, he does not kind of believe in climate change, he thinks it is a hoax, so you know all of that, ठीक है. तो उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि you sanction Iran more. This is exactly why India ने जो काफ़ी एक अच्छा खासा अमाउंट ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट करा करता था, उसको ज़ीरो कर दिया अचानक से, बिकॉज आवर फ्रेंड्स US, फ्रेंड इज US, राइट. तो उसने बोला सैंक्शन है, तो वी अग्रीड, पर उन्होंने बोला कि सैंक्शन रशिया पे है, वी डिडंट अग्री. क्यों? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट टेल्स यू कि क्या डिफरेंस है, क्या स्टैचर है रशिया का कंपैरेटिवली बाकी और कंट्रीज के, ठीक है.
देखिए क्या हुआ है, जो यूएन का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उनका जो हेड है, ओके, वाज मीटिंग विद ऑफिशियल्स इन ईरान ऑन सैटरडे, डेज आफ्टर इट वाज रिवील्ड दैट द कंट्री हैज एनरिच्ड पार्टिकल्स ऑफ यूरेनियम टू नियर वेपन्स ग्रेड। अब आप जानते हैं हर जो यूरेनियम होता है उससे न्यूक्लियर वेपन नहीं बन जाता, उसको आपको, आप जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर उसको एनरिच करना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, वो चाहिए होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो रिपोर्ट्स कुछ आई थी कि वो नियर उसके पहुंच गए हैं, तो इसके लिए जो यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के हेड हैं वो वहाँ गए हैं। ही वाज इन टॉक्स विद द ऑफिशियल्स, द रिपोर्ट्स हैड रेज्ड फ्रेश अलार्म ओवर इट्स लॉन्ग डिस्प्यूटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, क्या है न्यूक्लियर वॉचडॉग? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यू वेरी वेल नो, ठीक है। तो अभी तो उन्होंने कमेंट नहीं किया कि उनकी क्या डिस्कशंस हुई हैं, okay, with the head of saying that the delegation's work was still going on. It's an atmosphere of work, of honesty and cooperation. पर आई थिंक आज के न्यूज़पेपर के किसी एक छोटे से पोर्शन में आया कि ईरान ने कहा है कि हम अलाउ कर देंगे, आके आप सुपरवाइज कर सकते हैं हमारी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, वी विल कॉपरेट, डू नॉट वरी, यू कम अप हियर and you look up to whatever you really want to. हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे. He later met with Iran's President Ibrahim Raisi and was expected to speak with the reporters upon his return to Vienna. Earlier this week, the Vienna-based international, आप जानते हैं वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो वहीं पे स्थित है, हेडक्वार्टर्ड है IAEA, ठीक है। तो यूरेनियम पार्टिकल्स एनरिच्ड अप टू 83.7%, जस्ट शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड, आप जानते हैं वो जो 90s में कुछ होता है, ठीक है, तो उतना तो अभी नहीं हुआ है। India slams Pakistan for hosting terrorists designated by UNSC, flays OIC remark on J&K. Pakistan has the unique distinction of hosting the most number of UNSC designated terrorists. आप जानते हैं जो निकी हेली है, I think this is exactly what her name is, I don't quite remember exactly though. तो जो आप जानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी से, you know, she's an Indian origin वुमन, और वो खड़ी हो रही हैं ट्रम्प की पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है मोस्ट प्रोबेबली। तो उन्होंने कहा इफ से आई वर इलेक्टेड टू the presidential post, I would stop the funding to Pakistan because they sort of host these terrorists and all of that. We should not be funding them. We have done wrong on our part. तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ इस तरह के पॉलिटिक्स में भी क्या चल रहा है ना, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सो यू गेट टू नो के यूएस में एक ये वॉइस भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो बाइडन अब आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता, ठीक है। पाकिस्तान ऑल्दो जो उनका मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फ्लिप हो गया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिपब्लिकन पार्टी आएगी, पर वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ पे फिर एक अबॉर्शन वाला इशू था ना, सारे इशूज को, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हर तरह के इशूज को ओवरशैडो कर दिया अबॉर्शन वाले इशू ने। क्योंकि ट्रम्प अगर आ जाता तो ट्रम्प कहीं ना कहीं अबॉर्शन को इलीगल और डेटरमाइन होके करार कर देता, जो ऑलरेडी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, ठीक है। पर ऑफ कोर्स वहाँ पे स्टेट्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, वो सॉर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। तो वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक लॉ ला सकती है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवरटर्न करने के लिए। तो बहुत सारी जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी रूल है और ये सब वगैरह, वहाँ पे ऐसे लॉज आ गए हैं। तो अगर ट्रम्प आ जाता तो मे बी we would have seen something else. ट्रम्प की पार्टी बेसिकली, और ट्रम्प वहाँ पे कैसे आता, जो अभी मिड टर्म इलेक्शन हुए थे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आक्रोश जताते हुए बोला कि नहीं, ओके, इन्फ्लेशन इज बैड बट स्टिल अबॉर्शन को इलीगल बनाना इज इवन वर्स। So let's see what happens. So Pakistan has a unique distinction of hosting the most number of UNSC designated terrorists and terror organizations, and its policies are directly responsible for thousands of civilian deaths in the world, India has said, as it slammed Islamabad for its malicious propaganda against the country. This is what you've been doing to us from quite a long time now, and stop it. Just look at the condition you are in. Osama bin Laden, he lived next to Pakistan's premier military academy. Its security agencies have nurtured and sheltered Hafiz Sayyid and Masood Azhar for decades. ये हमारे इंडिया के परमानेंट मिशन ने, जो टू यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा है, वाइल एक्सरसाइजिंग इंडियाज राइट ऑफ रिप्लाई टू पाकिस्तान एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कहाँ पे? जिनीवा में, ठीक है।
तो इंडिया ऑल्सो एजेल्ड, और साथ ही में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, जो उनकी अनवारंटेड रेफरेंसेस बार बार जम्मू कश्मीर पे, धारा 370 पे, उस आज़ाद कश्मीर, ये जो भी आप बोलते रहते हो वो गलत है, स्टॉप इट आप. ओके, एंड फॉर अलाउइंग पाकिस्तान टू hijack and misuse its platform for carrying out Islamabad's nefarious agenda against New Delhi. As regards the OIC statement, we reject the unwarranted references to the Union Territory of Jammu and Kashmir. The fact is that the entire territories of the Union Territory have been and are and shall always be part of India. पाकिस्तान ने बल्कि illegally occupy किया हुआ है. अब देखिए, why are index makers attracting attention from SEBI? अब देखिए, यहाँ पे जो कहानी लिखी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑन स्टॉक्स, अडानी, हिंडनबर्ग, ऑल्दो हम इस पे बहुत कुछ देख चुके हैं, पर आपको कई चीज़ें जो पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इन्वेस्टिंग के दो स्टाइल्स होते हैं. आपके प्रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ. इन्वेस्टिंग के दो स्टाइल्स होते हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं. एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक होता है पैसिव इन्वेस्टिंग. जब आप चूज करते हैं कि आप एक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी मनी जो भी है वो एक फंड मैनेजर को दे देते हैं. आप उसको कहते हैं आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, कुछ शेयर्स में डालिए इस पैसे को, कुछ आप स्टॉक्स में डालिए, कुछ दिस दैट, ठीक है, ऐसे मैनेज कीजिए. फिर वो अपनी एक्सपर्टीज और स्किल सेट के बेसिस पे इसको मैनेज करता है. बेसिकली आप अपने फंड जो मैनेजर्स हैं उस पर रिलाई करते हैं, ठीक है. एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात कर रही हूँ मैं. ओके, राइट स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए वो आपके लिए सिलेक्ट करेगा, बिकॉज ही नोज इट, उसकी स्टडी है वो, ठीक है. आप बस ये करते हैं कि थोड़े बहुत और डिसीजंस जो बेसिकली बस आपको बता देगा इन्फॉर्म, क्योंकि आपने सारा जिम्मा उसको थोप दिया है अपना, ठीक है. दैट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग. पर पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है. जब आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो फंड मैनेजर है, ही और शी सिंपली बिल्ड्स अ पोर्टफोलियो बाय मिररिंग एन इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ठीक है. सेंसेक्स में आप जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल ऑफ दैट 30 वो होते हैं लीडिंग स्टॉक्स, ये सब कुछ आप जानते हैं, अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं. ओके, तो बेसिकली जो आपका फंड मैनेजर है वो कैसे स्टॉक्स मेंटेन करता है, आपके फंड के बेसिकली कैसे पोर्टफोलियो मेंटेन करता है आपकी, बिल्कुल जैसे इंडेक्स में मेंटेन हुई हुई है. जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक को इतना वेटेज, इस पर्टिकुलर उसको इतना, तो वैसे ही जैसे जैसे इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दिस, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हटा दो. तो ये सारी चीजें. अब पैसिव इन्वेस्टिंग में, आई होप यू गॉट माय पॉइंट, क्या होता है मिरर करना. आप जानते हैं ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है डिबेंचर का. डिबेंचर में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है कहीं से एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट तो नहीं, पर यू मिरर इट सॉर्ट ऑफ. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. तो जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है, अब यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, वही सारी चीजें, ठीक है. तो पैसिव इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें बेसिकली दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. एक तो आप इंडेक्स फंड, या फिर एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ जिसे आप कहते हैं, ठीक है. तो ये दोनों ही, पहली बात तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि दोनों ही, चाहे वो ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड हो, ओके, तो दे बोथ आर पैसिव इन्वेस्टिंग का पार्ट, ठीक है. तो मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं मिरर करेंगे एक इंडेक्स को, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ठीक है. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और अगर आपके प्रीलिम्स में बाई चांस आ जाए, मतलब हो सकता है, वी नेवर नो, अगर बाई चांस आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है कि यू नो जो और भी दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू इंडेक्स, मतलब गोल्ड में भी हो सकता है, कमोडिटीज को भी मिरर कर सकता है, बैंक्स को भी, हेल्थ केयर को भी, दैट्स ट्रू टू, ठीक है. तो वो भी आप देख सकते, बट दे मिरर समथिंग. पैसिव है ना, तो अपना कुछ बहुत बढ़ चढ़ के काम नहीं करना, मैनेजर स्किल कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे इंडेक्स परफॉर्म करे वैसे वैसे, ठीक है. तो ये चीज, तो इंडेक्स फंड्स और अब लेकिन हमने सिमिलैरिटी देख ली, लेकिन इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. देखिए, जो इंडेक्स फंड्स है ना, वो म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, जहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारी सिक्योरिटीज और शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज इसमें डाइवर्सिफाइड होती हैं, ओके. तो ये चीज आप जानते हैं, तो इसमें आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, है ना. लेकिन जो अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में देखें, ऑफ कोर्स, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं बताऊँ ना आपको ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बीच में, तो वो ये है
कि ETFs कैन बी ट्रेडेड थ्रू आउट द डे जस्ट लाइक स्टॉक्स, लेकिन जो इंडेक्स फंड्स है ना, तो इंडेक्स फंड्स कैन बी bought and sold only for the price set at the end of the trading day, ठीक है। ETF क्या है, ETF ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, अगर आपकी बैलेंस बैंक स्टेटमेंट लिखी हो, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, पूरे दिन में आप कभी भी उसे ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स, वो उसे हम ETFs कहते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है कि ये खरीदा और बेचा जा सकता है ओनली उस प्राइस पे जो सेट होता है एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे पे, नॉट मच फ्लेक्सिबल हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, और ETF ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, द इन्वेस्टर्स गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली वर द इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपको आई डोंट थिंक इतनी बहुत टेक्निकलिटी में जाना है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।